ज़रार के में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार खोड़ो आज छुट्टी पर हैं। गंडापुर सरकार का इसरार है कि इस्लामाबाद में जुमे को एहतजाज होगा, डी चौक जाएंगे, लेकिन हुकूमत कहती है कि किसी को धावा बोलने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में कंटेनर रुकावटें लगा दी गई हैं, वहाँ से जिन लोगों से बात हो रही है वो एक दफ़ा फिर अज़ियत में हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी का भी जिक्र होगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो ख़बर आई है वो सुप्रीम कोर्ट से आई, जहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत ने बंडयाल कोर्ट का एक मुतनाज़ा फ़ैसला आज कलअदम करार दे दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह जो आज 5 रुकनी बेंच ने की वो ये कि मुनर्रिफ असम्बली अरकान का वोट शुमार होगा। आपको याद होगा कि अब से कोई 2 साल पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने, तब की सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि अगर कोई रुकन अपनी पार्टी के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है वोट देने में, तो ना सिर्फ वो डी-सीट होगा बल्कि उसका वोट शुमार नहीं होगा। तब जिन कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, कहा था कि ये अदालत जो है सहूलतकारी कर रही है पीटीआई के हक़ में। लेकिन आज का जो फ़ैसला आया है उस पर भी ख़ासी तनकीद हो रही है, उसकी टाइमिंग पर तनकीद हो रही है, बेंच पर तनकीद हो रही है, और सबसे ज़्यादा शायद बात ये कि चीफ़ जस्टिस साहब पर ख़ुद पर भी तनकीद हो रही है, ख़ास करके पीटीआई की तरफ से, कि उनका ज़ाती मुफाद वाबस्ता है इस फ़ैसले से। सो आज जो पीटीआई ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, मुख्तसरन वो सुन लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने आज के इस फ़ैसले पर क्या कहा, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। तो आज फ़ैसला है ही दावत-ए-गुनाह। ये फ़ैसला जिस तरीके से आया, जिस सूरत से आया, जिस तनाजुर में आया, वो तो यही है ना कि जो पसपाई हो चुकी थी एक दफ़ा आईनी तरमीम के हवाले से, उसको अब एक दोबारा हमले का एक मौका दिया जा रहा है कि जाओ अब इनके ज़मीरों पर हमला करो। 2022 का एक फ़ैसला आप उठाते हैं अक्टूबर 2024 में, जब 25 अक्टूबर रिटायरमेंट डेट सामने नज़र आ रही है, जब नज़र आ रहा है कि कौन आईनी तरमीम करना चाहता है। एक हमला पसपा हुआ, वो नाकाम हुए, अब दूसरे हमले के लिए ये उनको कुमुक पहुंचाई जा रही है। तो ये है वो बातें जो हमें सामने रखनी है। बाकी तो तकनीकी बहस है, हम इस तरह भी बहस कर सकते हैं, उस तरह भी बहस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बात अहम नहीं है। बात जो अहम है वो मौका, महल, सियाको सबाक में अहम है। पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने भी इसी तरह की बात की है। उन्होंने कहा है कि आज के फ़ैसले से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की राह जो है वो खुल गई है। आईनी पैकेज के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर्स चाहिए थे अब प्रेशराइज़ करके उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पिछला बेंच था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ़ैसला लिखा था। जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूदा बेंच का उन्होंने बाइकआउट किया कि मैं इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन उस बेंच में चूँकि 3-2 की अक्सरियत से फ़ैसला हुआ था, जिन 2 जजों ने इख्तलाफ किया था वो थे जमाल मंदूखेल और मज़हर आलम मियाँ खेल, वो आज के बेंच में भी शामिल हैं। तो पलड़ा वो जो हम सुनते आते हैं ना, हम ख्याल बेंच, जी, इस बेंच में ये बहुत क्लियर था कि इनका व्यू क्या है इस मामले पर। अच्छा, जैसे अभी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सियाक व सबाक और वो सब देखना चाहिए, तो ये मामला बरह रास्त जुड़ा हुआ है मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से, और उस आइनी तरमीम के लिए पिछली बार जब हुकूमत ने कोशिश की और उन्हें काफ़ी नाकामी हुई, उसकी एक बड़ी वजह थे मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि वो मान के नहीं दे रहे थे। आज जब अदालत का ये फ़ैसला आ गया, उसके बाद फजलुर रहमान साहब का क्या रिएक्शन था, देख लेते हैं। फैसले के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज़ का ज़रिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें, ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फ़ैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रख कर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। अच्छा, लहजा इनका थोड़ा आप देखें नरम हुआ है, मफाहमती एक वाइब मुझे नज़र आ रही है लहजे। पहले तो ये था कि हम किसी सूरत में ये आइनी पैकेज जो है वो कबूल नहीं करेंगे, ये आवाम के ख़िलाफ़ ब्ला ब्ला। उस ज़माने में आपको पता ही क्या हुआ। आज ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप टाइम दें, कंसेंसस वगैरह कर लें।
आज का जो फैसला हुआ है उसमें अब जो 39 आज़ाद अरकान हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने लटकाया हुआ है कि जी इसकी वजाहत, ये फ़ैसला समझ में नहीं आया, फ़लाँ ये वो, 39 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि पीटीआई में शामिल होने का नोटिफिकेशन जिनका जारी नहीं हुआ, 41 का तो हो गया था। अब पूरा थ्रस्ट उन पे आएगा कि अगर आप फ़र्ज़ करें इसके हक़ में वोट देते भी हैं तो हो सकता है आप डी सीट हो जाएं। हाँ। लेकिन ये है कि आइंदा आपके लिए एडजस्ट हो जाएंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो फजलुर रहमान साहब का थोड़ा सा जो लचक है तो वो इसकी वजह से है कि अब हुकूमत का हाथ जो है वो 39 उम्मीदवारों तक उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेगी हर तरह से। बिल्कुल ठीक है। तो इसके जो सियासी अहमियत है उस पर हम आगे भी चल के बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर करस्पॉन्डेंट इमरान वसीम। कानूनी लिहाज से पहले इसको देख लेते हैं इमरान। जहाँ तक मैंने देखा है, माँ सिवाय पीटीआई के जो वकला हैं, बार एसोसिएशन हो, दीगर लोग हों, अगर हम प्योरली सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इस फैसले को सराह रहे हैं अभी। जिलानी भाई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम माजी में भी देखें कि जब ये फैसला 63A का दिया गया 17 मई 2022 को, तब भी इस फैसले को नहीं सराहा गया था। इस फैसले को उस वक्त भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो टाइमिंग की बात की जा रही है कि टाइमिंग बड़ी अहम है, तो टाइमिंग को हम एक लार्जर पिक्चर में अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप ये देखें कि जब ये सेनेट का इलेक्शन 2021 में होता है, तब जब चेयरमैन सेनेट साजिद सिंजरानी साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे होते हैं, तो तब भी एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आता है कि ये जो वोट हैं ये सीक्रेट नहीं होने चाहिए सेनेट के। वो बानी पीटीआई की हुकूमत की तरफ से सदर आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, अब टाइमिंग देखें कि जब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है तब ये रेफरेंस आता है। फिर आप आगे चल के 2022 में आ जाएं। 2022 में जब पेशावर से बानी पीटीआई एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में आके धरना देंगे, डी चौक पे बैठेंगे, अब भी बानी पीटीआई ने डी चौक के सामने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो उस एहतजाज के से एक दिन पहले एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आती है और फौरी तौर पर टेकअप भी होती है और अदालत की जानिब से G9H9 का जो ग्राउंड है इस्लामाबाद का, वो पीटीआई के लिए मुख्तस करने और पीटीआई के जो ग्राउंड मुख्तस होता है, पुलिस को वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम करने का भी हुक्म दिया जाता है। फिर हम आ जाते हैं कि ये जो 63A का जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, तब भी आप ये नोट करें, अब ये टाइमिंग की सारी बात हो रही है कि 8 मार्च को बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है और उस अदम एतमाद की तहरीक को जब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब एक्सेप्ट करते हैं और मुमकिना तौर पे 3 अप्रैल 2022 को उस पर वोटिंग होना होती है, तो उससे 12 दिन पहले ये 63A का रेफरेंस आ जाता है कि 63A का डिसाइड किया जाए कि जो वोट है वो गिनती में शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम माजी में जाएंगे, फिर दोबारा से माजी में जाएंगे कि जब 2021 सेनेट का इलेक्शन हुआ तो चेयरमैन सेनेट साजिद सिंजरानी के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक भी आई थी 2018-2019 में। वहां पे 65 वोट थे, लेकिन जब वोट निकले तो 50 निकले। तब वहां पे जो रीडिंग हुई या दूसरी पार्टी के वोट खींच के जो सादिक सिंजरानी को डलवाए गए, तब पीटीआई की हुकूमत ने कहा कि ये जमीर के साथ लोग आए हैं और जमीर की आवाज पे हमें वोट डाला है। 2021 में भी आप देखें कि जब 7 वोटों से यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद करके उनको हरा दिया गया, कैमरे लगाए गए। इस तमाम पीरियड में 2018 से लेके 2022 तक, जब तक इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई, पीटीआई इन सारी चीजों को जो है वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती रही। लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक आई, जो इस बात से बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि चूंकि उसको नाकाम बनाने में कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो फिर रास्ता तलाश किया गया कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को अपनी सहूलत के लिए अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और फिर फैसला क्या आता है कि आपका वोट जो है आप डालेंगे तो सही, लेकिन गिनती में शुमार नहीं होगा, और गिनती में शुमार भी नहीं होगा, और जो वोट डालने वाला, इनराफ करने वाला जो रुकने पार्लिमान होगा वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा।
अब इस पूरे फैसले को आप लार्जर जब पिक्चर में देखेंगे तो इस फैसले में क्या करार दिया गया? इस फैसले में यह करार दिया गया कि जो अरकान असम्बली हैं उनका जमीर नहीं है, वो बेजमीरे हैं। ये 63A के फैसले में कहा गया, जो तफसीली फैसला जारी किया गया, और उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँकने के लिए ये कह दिया गया कि आप पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ नहीं जा सकते। जो आपको पार्लिमानी पार्टी कहेगी, आपकी अपनी कोई सोच नहीं, आपका अपना कोई फैसला नहीं, आप पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के साथ जाएंगे। और ये फैसला इटसेल्फ जो है, इसमें कंट्राडिक्शन मौजूद थी। एक तरफ राइट ऑफ वोट को एक्सेप्ट किया गया, दूसरी जानिब जो है उस राइट ऑफ वोट को एक्सरसाइज जब अरकान असेंबली जब एक्सरसाइज करते हैं तो कहा गया कि नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके तो जमीर की आवाज हो नहीं सकती, आपने पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन को मानना है। तो अब उस फैसले को चेंज कर दिया गया। हाँ, टाइमिंग के हवाले से बात जरूर हो सकती है, लेकिन ये टाइमिंग भी ये भी देखना होगा कि यहां तक क्यों पहुंची है। पहला साल जब ये फैसला आया, आज जो टाइमिंग की बात की जा रही है कि मई को फैसला आता है, 23 जून को उस फैसले के खिलाफ 2022 में नजरसानी आ जाती है। सवाल ये भी किया जाए कि बंदियाल साहब ने अपने रिटायरमेंट से पहले पहले उस नजरसानी को लगा के डिसाइड क्यों नहीं किया? आखिर क्या मामला था, क्या माजरा था कि वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर होते हैं। 1.5 साल तक ये नजरसानी की दरखास्त उनकी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती है, इसको टेकअप नहीं किया जाता, इस पे सवाल नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा टाइमिंग पे भी सवाल हो सकता है। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, एक मिनट गुजारिश सुन लें कि आपने जिस तरह पहले अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि पीटीआई के कोई उसूल नहीं थे, जो चीज़ कन्वीनियंट हो वो उस हिसाब से चल रहे थे। इस वक्त जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी तकरीबन अगर एज ए पॉलिटिकल प्लेयर उनको देखें तो उनको ये सूट करता है। हमारी अदलिया भी, चाहे पिछले चीफ जस्टिस हों या ये वाले हों, उनका मुझे ये नज़र आता है कि एक पॉलिटिकल रोल है, और वो जो सियासत चल रही होती है उस हिसाब से वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर हम पॉलिटिक्स को माइनस कर दें तो आज का जो फैसला है उसकी जो दलाइल हैं वो कानूनी लिहाज से क्या वो बेहतर है, या इसको हमें देखना पड़ेगा सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल जाविये से? देखिए, इसको देखा तो पॉलिटिकल जाविये से जा रहा है ना, लेकिन अगर हम इसको कानूनी और आईनी एंगल से देखें, अगर इस बात को हम एडमिट कर लें कि आप एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं और उस सियासी जमात की पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, आप वोट करेंगे, आपका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। अब ये प्रैक्टिकली क्या होगा? फिर तो आपको अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं। अदम एतमाद की तहरीक हो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला हो, आपके सामने नंबर मौजूद हैं, कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के ऊपर जारी होते हैं कि मुस्लिम नवाज के इतने अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के इतने अरकान हैं, पीटीआई के इतने अरकान हैं, बस उनको काउंट कर लें, फिर काउंटिंग कराने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सेनेट में अगर कोई ऐसा मामला है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी है, तो वहां पर भी आपको वोटिंग की जरूरत नहीं। जब लोगों ने एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे नहीं जाना, एक लाइन है डिफेक्शन की, उसको क्रॉस नहीं करना, तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो वोटिंग की जरूरत बाकी नहीं रहती। आइन का आर्टिकल 95 वो क्या बात करता है? वो अदम एतमाद की तहरीक की बात करता है, वोटिंग की बात करता है। वज़ीर आज़म अक्सरियत खो बैठे हैं, वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ मैं थोड़ा सा भाईजान, थोड़ा सा मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि आज ये फ़ैसला हो गया कि जो अरकान हैं वो पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले के बरखिलाफ़ रिस्क लेते हुए अपनी रुकनीत का वोट दे सकते हैं और उनका वोट शुमार होगा, यही फ़ैसला हुआ है ना। तो अब आज तो खुशियाँ मना रहे हैं जो हुक्मरान हैं, कल कला जब इन्हीं की पार्टी के लोग इनकी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ फ्लोर क्रॉस करते हुए अपनी रुकनीत का रिस्क लेते हुए वोट डालेंगे, तब ये बाबा करेंगे या नहीं करेंगे? देखें मसूदुल्लाह साहब, जो आपने बात की है मैं इसके साथ इत्तफाक करता हूं कि वक्त के साथ साथ जो भी आपके बेनिफिट में होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो उसको सियासी तौर पे उसका बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यहाँ पे जिलानी साहब ने बात की कि हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में देखना है,
हमने इसको लीगल कैनवस में देखना है तो जब कानून साजों ने 1973 का आइन बनाया था, उसमें क्या शिक रखी थी? उसमें पहले 10 साल के लिए यह शिक रखी गई थी कि अगर 1973 से लेके 72 से लेके 1982 तक, पहले तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, उसके बाद 73 का इन्फोर्स कर दिया गया था, लेकिन उसमें यह शिक रखी गई थी कि पहले 10 साल तक अगर कोई भी पार्टी का शख्स डिफेक्शन करता है, देखिए इनराब करता है, अब पुलों के उसका नीचे वोट से गिनती बहुत में शुमार पानी नहीं बह होगा। चुका है। अभी हम आज क्या जो हुआ है डेवलपमेंट, सिर्फ उस तक खुद को फोकस रखते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। अभी बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरना है और आपकी ज़रूरत तो होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मज़े इमरान की बात ये है कि आज हुकूमत ये कह रही है कि जो पिछले बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की थी, मौजूदा बेंच ने उसे ठीक कर दिया। इन चीफ जस्टिस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पे भी ये इल्ज़ाम लग चुका है कि जब इन्होंने पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई के उम्मीदवार करार दिया तो इसी हुकूमत ने कहा था आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो फैसला पसंद ना आए उसके लिए यही बोल दिया। ये अच्छा, तो हाँ, तो ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इस्लामाबाद, वहाँ की खबर लेंगे कि वहाँ के लोगों को एक मरतबा फिर बड़ी शिकायतों, रुकावटों, कंटेनरों का सामना है, वहाँ क्या चल रहा है। वेलकम बैक। पीटीआई अपने कायद की रिहाई, मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल ना करने और आइनी पैकेज के ख़िलाफ़ मुजाहरा करना चाहती थी। आज पंजाब में पकड़ धकड़ हुई, मारा मारी हुई, तकरीबन 7 शहरों में दफ़ा 144 2 दिन के लिए लगा दी गई, लेकिन पीटीआई का दावा है कि उन्होंने वहाँ कामयाबी हासिल की। उनके जो हैं मुआफ़िकीन वो बाहर निकले। तकरीबन 500 के करीब गिरफ़्तारियों का भी मुख्तलिफ़ शहरों में दावा किया गया है। कल इसी सिलसिले में इस्लामाबाद के डी चौक में जलसे का ऐलान किया गया था और आज जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि जी आपको पूरा हक़ है कि आप एहतजाज करें, रैली करें, जुलूस निकालें, लेकिन ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी बन के सोचें। मलेशिया के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कुछ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं आने वाले हैं, तो 10-12 दिन के लिए आगे कर दें। 10-12 दिन के लिए पहले भी पीटीआई अपने जलसे आगे कर चुकी है और उसके बाद आपने देखा कि हर जलसे के एंड में आंसू गैस, शेलिंग, मारा मारी, इल्ज़ामात, गिरफ़्तारियाँ वगैरह हुई। तो पीटीआई को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने कहा कि अब तक जो है, अब तक मुलतवी होने का ऐलान नहीं हुआ है, कि अब तक उनका यही मौक़िफ़ है कि हम हर सूरत में करेंगे। और जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो इस शो के भी मरकज़ी किरदार हैं। उनका कहना है कि हम हर कीमत पे डी चौक पहुँचेंगे, भले उन्हें कई दिन लग जाएं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ये मत भूलें कि वो एक वज़ीर आला भी हैं और वज़ीर आला को ज़िम्मेदाराना रवैये का जो है वो इजहार करना चाहिए। तो कल क्या होता है, मुलतवी करती है पिंडी की तरह पीटीआई जलसा या नहीं करती? नादिर गुरमानी साहब जो हैं इस्लामाबाद ब्यूरो में मौजूद हैं, वो चूँकि वहाँ मौजूद हैं, लिहाजा आप बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। वज़ीर साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज हो या जलसे हों, उनकी जब भी कॉल दी गई है, अगर आप देखें तो हुकूमत ने हाल ही में एक बिल मंजूर किया था और वो बिल का पहला इस्तेमाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुआ था। लेकिन अब कल जो उन्होंने डी चौक पर आने की कॉल दे रखी है, तो उससे पहले ही आप ये समझ लें कि जिस दिन फैज़ाबाद पर धरना हुआ था और जिस दिन एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस दिन से लेके आज तक इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वहाँ पर अभी तक कंटेनर्स मौजूद हैं, उनको मुस्तकिल तौर पर वहाँ से रिमूव नहीं किया गया था। आज भी एक ही रास्ता था जो पार्लिमान और ख़ास रेड जोन में दाखिल होने के लिए, वो मारगला का ही खुला रखा था। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखें तो जितना हुकूमत परेशान नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जब भी एहतजाज की कॉल दी जाए या जलसे की कॉल दी जाए,
तो मैं ये कहूँगा कि जैसे उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला को एहतजाज करने की इजाज़त दी गई थी, आपने देखा कि मेरे नज़दीक जो मैंने देखा था वो तकरीबन 25 से 30 वकला थे। इसी तरह अगर हुकूमत इनको डी चौक पर पीटीआई को एहतजाज करने की इजाज़त दे तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस वक्त इतना कोई पावर शो दिखा सकेगी, क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हुकूमत के साथ राब्तों में भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को आप देख लें कि वो लाहौर के जलसे में टाइम पे नहीं पहुँचे, वो पिंडी के एहतजाज में टाइम पर नहीं पहुँचे बल्कि वापस चले गए। कुछ और भी लोग हैं जिन पर इमरान खान जो है वो नाराज़गी का इजहार भी कर चुके हैं। बैरिस्टर गोहर वो कभी भी हुकूमत के साथ कोई टसल नहीं चाहते। अगर कल भी पीटीआई को डी चौक पर एहतजाज की इजाज़त दी जाए तो पीटीआई मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा कोई पावर शो दिखाने में कामयाब होगी। लेकिन रावलपिंडी की तरह अगर हुकूमत ने उनको रोकने की कोशिश की और शेलिंग की और लाठीचार्ज हुई तो फिर शायद पीटीआई को उस एहतजाज को हुकूमत खुद ही कामयाब बना दे। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अगर वो डी चौक तक आ भी जाते हैं तो डी चौक के बाद रेड जोन जो है वो आगे। पीटीआई देखें नादिर, पीटीआई जो है सीरियस ऑन अ सीरियस नोट उसे भी पता है कि उसे जलसा नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी ये है कि हुकूमत को मुसलसल एड़ियों पे खड़ा रखा जाए। एक जो छापा मार जंग की टेक्निक होती है वो इस्तेमाल हो रही है और वो पीटीआई उसमें बहरहाल कामयाब तो है ना, जलसा हो या ना हो। जी नहीं सर, बिल्कुल कामयाब है। लेकिन आप इसमें देखें, आपने उमर अयूब साहब की एक वीडियो देखी होगी जिसमें कारकुनान पर शेलिंग हो रही थी और उमर अयूब साहब दूर खड़े होकर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जो कारकुनान पे शेलिंग हो रही थी। पीटीआई की क़यादत एहतजाज की कॉल देती है और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो पहुंच जाते हैं, क़यादत का फुकदान नज़र आता है। तो आमने सामने जो है वो वर्कर्स और इंतज़ामिया होती है, जो लीडरशिप होती है वो फ्रंट फुट पे हमें नज़र नहीं आती। जैसे मैंने कहा कि अगर कल भी इजाज़त दी जाए तो पीटीआई इतना बड़ा पावर शो नहीं दिखा सकेगी। अगर रोकने की कोशिश की गई तो फिर शायद ये रेड जोन के अंदर फिर हमें शेलिंग के मनाजिर नजर आए और खुद हुकूमत। अभी का डिसीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जलसा नहीं होगा और वो अगर वहाँ से आ रहे हैं सवाबी इंटरचेंज से, उनको क्या वहीं पे रोक दिया जाएगा? देखें, इस वक्त जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन दोनों मकामात पर कंटेनर्स मौजूद हैं और नो डाउट कल के लिए बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कल इंतज़ामिया किसी भी जो लोग अगर साथ में आते हैं तो उनको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दें, क्योंकि कल भी हमने देखा कि जब वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था तो रेड जोन के जो एक वाहिद गेट था उसको भी बंद कर दिया गया था। तो आज तो कल तो वीआईपी मूवमेंट भी है और रेड जोन के अंदर कुछ है, मुलाकातें भी हैं। मलेशियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, फिर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके इंतजाम भी हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद इंतजामिया डी चौक तक जो है वो पीटीआई कारकुनान को आने देगी। इस हवाले से इंतजामिया का वाज़े जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है कि किसी सूरत एहतजाज धरने की इजाज़त रेड जोन में नहीं दी जाएगी और इसी हवाले से पहले से तयशुदा जो कानून है वो भी मौजूद है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के हवाले से। पिछली दफ़ा उन्होंने इस्लामाबाद से बाहर एक जगह उन्हें दे दी थी, तो इस दफ़ा क्यों नहीं दे रहे? सर इस दफ़ा जो जैसे मैंने कहा कि पिंडी में जो एहतजाज हुआ था वहाँ पर क़यादत नहीं थी और वो अली अमीन गंडापुर साहब वापस चले गए थे। तो ये कॉल इमरान खान की जानिब से दी गई है कि अब किसी मखसूस जगह पे नहीं, रावलपिंडी में नहीं, बल्कि अब अगर एहतजाज होगा तो वो इस्लामाबाद के रेड जोन और ख़ास तौर पर जो मशहूर डी चौक है वहाँ पर होगा। उनका तो इसरार अब है कि डी चौक में हाँ वो उन्होंने ये जगह जो है वो तजवीज़ की है, तो अब पीटीआई जो है वहाँ पर ये करना चाह रही है। ओके, सो नादिर हमारे साथ रहे, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। वापस आके थोड़ा हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका बराह रास्त इम्पैक्ट होगा ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मामला है। रिपोर्ट से आ रही हैं कि अगले हफ्ते ही गवर्नमेंट ने पार्लियामान का इजलास बुला लिया है, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है। उस हवाले से क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सियासत का शायद एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ की जो सियासत है वो चीफ़ की तैनाती, रिटायरमेंट, एक्सटेंशन के गिर्द घूमती है। हर चीफ की, हाँ हर चीफ की, हर इदारे के चीफ, हाँ आर्मी चीफ हो या कोई दूसरा चीफ। आजकल जिस चीफ की रिटायरमेंट या मुबैना एक्सटेंशन का मौजू है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इस मुल्क में जो भी होना है वो 25 अक्टूबर से पहले होना है क्योंकि वो उनकी रिटायरमेंट डेट है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उनके नाकदीन उसी से उसको नथी कर रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब
मज़ीद अपना रोल चाहते हैं। तो एक आइनी तरमीम की कोशिश की थी इस पार्लियामान में, जिसमें बहुत ही शदीद नाकामी हुई। दोबारा अब उसकी राह हमवार हुई है। अगले हफ्ते सुनने में आ रहा है कि पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा। और ये जो मुबैना आइनी तरमीम है, इसके बहुत सारे मुसव्वदे मार्केट में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन जो मोटी बात जो समझ में आई है वो ये कि इसमें पार्लियामेंट की एक कमेटी को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो जो नया चीफ़ जस्टिस है वो ऑटोमेटिकली सीनियर तरीन जज ना हो, बल्कि जो सीनियर तरीन कुछ जजेज़ हैं उनमें से वो सिलेक्ट करे, जिसकी बाद ये ख़दशात थे कि मंसूर अली शाह साहब का शायद चांस ना बने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें सामने आया है वो मज़ीद आइनी इस्लाहात के हवाले से है, यानी कि एक वफाकी आइनी अदालत बनाई जाएगी जो सियासी मुकदमात को देखेगी। और इस वक्त जो मार्केट में ख़बरें हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके शायद बड़े उम्मीदवार हैं। अब इन बातों में, क़यास आराइयों में कितनी सदाकत है ये तो जब तरमीम सामने आएगी, उसका टेक्स्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जो पार्टियाँ हैं वो उनकी पोजीशन क्या है। पहले भी जैसे हमने बात की, फजलुर रहमान साहब का बड़ा कलियदी रोल था आज से चंद हफ्ते पहले तक। आज उन्होंने भी अपना जो रिएक्शन दिया इस तरमीम के हवाले से, क्विकली वो सुन लेते हैं, फिर नादिर गुरमानी से बात करेंगे। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। मेरे ख़्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। जी, तो नादिर गुरमानी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं। नादिर, अब बताएं कि ये जो सूरत हाल चेंज हो गई कोर्ट के फैसले के बाद, तो अब आप क्या सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है? और फजलुर रहमान आज के फैसले के बाद कितने इम्पोर्टेंट हैं हुकूमत के लिए? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस दिन आ चुका होता जिस दिन इतवार के रोज़ ये इजलास बुलाया गया था, तो शायद ये तरामीम, आइनी तरामीम जो हैं वो उस इतवार के दिन मंजूर हो चुकी होती, क्योंकि हुकूमत ने उस वक्त 6 जो अराकीन थे, 5 से 6 अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तोड़ दिए थे और वो उनके साथ थे। सिर्फ मौलाना साहब के वोट चाहिए थे। जब मौलाना साहब ने रजिस्ट किया, मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और हुकूमत को ये लगा कि मौलाना साहब शायद टाइम देंगे, तो हुकूमत ने मज़ीद जो अराकीन हैं उनसे भी राब्ते शुरू किए थे। और अब मौलाना साहब इतने शायद अहमियत ना रख रहे हों हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत ने जो बाकी तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं जो बआसानी मुनहरफ हो सकते हैं, जो वफादारी तब्दील कर सकते हैं, उन पे होमवर्क किया है। एक जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने हमें खुद बताया कि 6 अराकीन ऐसे हैं जो हमारे साथ बराह रास्त राब्ते में भी हैं और वो वोट भी हमारे हक़ में करेंगे, लेकिन जो एक मुसीबत है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल 63A में जो वोट काउंट ना होने का मामला है, उस वजह से हम रुके हुए हैं। तो अराकीन जो मज़ीद हैं उन पर भी काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से हुकूमत जितना खुश नज़र आ रही है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि यही जमातें माजी में भुगत भी चुकी हैं, इस सारे अमल से गुजर भी चुकी हैं। सेनेट के इलेक्शन थे जिसमें 14 वोट कम हो गए थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटियां बनाई थी कि वो कौन से अराकीन हैं जिन्होंने वफादारी तब्दील की है और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सादिक संजरानी साहब को वोट दिया है। इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी ही थी जिसने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए रजा रब्बानी साहब को हिदायत की थी कि वो मिलिट्री कोर्ट में वोट दे। लेकिन अब जो मुनहरिफ अराकीन का मामला है शाजिब साहब, वो बड़ा दिलचस्प है। इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसमें एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि आप अगर किसी पार्टी में रहेंगे तो शायद आपको वजारत ना मिल सके, शायद आपको MNA-शिप ना मिल सके, सेनेटरशिप ना मिल सके, लेकिन अगर आप मुनहरिफ हो जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये ट्रेंड सेट हुआ है। माजी में हमने देखा कि जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में जिन लोगों ने पार्टी से वफादारी तब्दील की, जो मुनहरिफ हुए, आज आपको वो पार्लियामान के अंदर नज़र आ रहे हैं। राजा रियाज साहब जो एक MNA थे, आपने देखा कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया, और अभी भी जो मुनहरिफ अराकीन थे उनको मखसूस निशिस्तों पर भी लाया गया है, उनको सीटें दी गई हैं। अच्छा, तो नादिर मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि इसमें इस मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग में
लालच का अंसर ज़्यादा होगा बनिस्बत दबाव या खौफ के? दोनों। देखिए अगर दबाव का भी होगा तो उसमें लालच जरूर है। आपको याद होगा कि कुछ अराकीन ने कहा था कि हमें कहा गया है कि इस बिल को आप सपोर्ट करें, तो जो उनको कहते हैं वो उनको ये भी कहते हैं कि आपके लिए आगे चल के कोई मसाइल नहीं पैदा होंगे, आप हम पर एतमाद करें, और एतमाद उनका दुरुस्त साबित भी होता है। जैसे मैंने कहा, आज भी मखसूस नशिस्तों से उन अराकीन को नवाजा गया है। दूसरी मैं एक बात करूंगा कि आज जो पार्टियां इस फैसले पर खुश हो रही हैं, आपको याद होगा कि यही रजा रब्बानी साहब के साथ मिलिट्री कोर्ट में हुआ। आपको याद है कि जब 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेट के अंदर दिलावर खान साहब ने पेश की थी, तो बहरामंद तंगी जो सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि आपने इस करारदाद के हक में क्यों वोट दिया या क्यों खड़े हुए हैं। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि एक बिल था, लेकिन नादिर देखो आज ना सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। वो जो 39 अरकान हैं जो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से अब तक आज़ाद ही हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उन्हें पीटीआई के मेंबर करार दिया जाए, तो वो 39 अरकान वो तो आज़ाद हैं, तो उन पे तो किसी पार्टी का डिसिप्लिन लागू नहीं होता। तो अगर वो वोट देते भी हैं आईनी तरमीम के हक में, तो उससे क्या बुस्सा साहब, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था, तो मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेटर इरफान सिद्दीकी समेत जितने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स सेनेट के अंदर थे, वो तमाम के तमाम आज़ाद थे। आज भी अगर आप आज वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको मुतअद्दिद जो सेनेटर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आपको आज़ाद ही नज़र आएंगे। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जो तहरीक इंसाफ के अराकीन आज आज़ाद हैं, वो तो आज़ाद तो देखें बैरिस्टर गोहर भी हैं, आज़ाद तो असद कैसर भी हैं, आज़ाद तो फिर उमर अयूब साहब भी हैं। तो कुछ ऐसे अराकीन हैं जो नहीं, सॉरी, सवाल ये था नादिर कि इनमें से कोई लोग अगर इस आईनी तरमीम के हक में वोट देते हैं तो वो डी सीट तो नहीं उन होंगे? पे तो किसी पार्टी का डिसिप्लिन लागू नहीं होगा ना सर। ये देखें, ये वाला टेक्निकल एक जरूर इसलिए भी होगा कि पीटीआई इनको इंडिपेंडेंट नहीं कंसीडर कर रही। पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हमारे पीटीआई करे ना करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नजदीक तो वो आजाद है ना। सर, उनके जो हल्फनामे हैं वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। ये कंट्रोवर्शियल, एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंट्रोवर्सी होगी। यही जो तहरीक इंसाफ है, यही तहरीक इंसाफ उनके हल्फनामे भी शो करेगी, इलेक्शन कमीशन में वो रेफरेंस या दरख्वास्त भी दायर कर सकती है। वो इंडिपेंडेंट जरूर हैं, लेकिन उन 39 में से सारे जो अराकीन है वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सारे तोड़ने की जरूरत कहाँ है, उतने ही तोड़े जाएंगे ना जितनी जरूरत है। बिल्कुल सर, 213 तो अभी हुकूमत के पास है। अगर मौलाना साहब सपोर्ट नहीं करते तो फिर उनको 224 के करीब चाहिए। देखे ना, वो तो 39 में से माइनस कर देना इतना। बिल्कुल, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, चूंकि हुकूमत को भी वो पीटीआई को भी अंदाज़ा हो गया है कि गेम जो है किस तरफ जा रही है, तो आज शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो साहब को जेल से एक ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो अपनी पूरी हिस्ट्री है उसकी कि वो पैकेज की हिमायत से पहले सिविल सोसाइटी और जो वकला है उनके साथ बैठ के एक दफ़ा ये ज़रूर डिस्कस कर ले कि इसके मुस्तक़बिल में सियासत पे आइनी असरात क्या होंगे। 73 के आइन को अपने हाथों से आग ना लगाएं, ये आपके नाना ने बनाया था। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की कानून साजी से विफाक और कमज़ोर हो जाए? मुझे यकीन है कि आप हरगिज़ ये नहीं चाहते। ये शाह महमूद ने बिलावल भुट्टो को ख़त लिखा है। बट इट माइट बी अ बिट टू लेट। लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट, बिल्कुल। तो चलें, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ज़रा इंटरनेशनल हालात पे, ख़ास करके मिडल ईस्ट पे नज़र दौड़ाएंगे कि इसराइल और ईरान की जो कशीदगी है, जंगी कशीदगी, उसमें लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। वेलकम बैक। 3 दिन पहले इसराइल ने ऐलान किया था कि जनूबी लबनान में उसने ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इसराइली पेशकदमी फ़िलहाल रुक गई है। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि 3 देहातों में इसराइली दस्ते थे, उन पे बमों से, धमाका खेज़ मवाद से और राकेटों से बारिश हुई और इसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। शुमाली इसराइल पे जो बहुत सारे राकेट गिरे, उनमें से एक हमले में एक इसराइली टैंक, मरकावा टैंक तबाह हो गया और मुतअद्दिद फ़ौजी हलाक हुए हैं। हैफा के साहिली इलाके पे एक फ़ौजी अड्डे पे भी मिसाइल दागे गए।
इसराइल के जो टेलीग्राम अकाउंट्स हैं, इसलिए कि एक गैर एलानिया सेंसरशिप चूँकि इसराइल में नाफिज है रियासती लेवल पे, तो कुछ टेलीग्राम अकाउंट्स जो हैं इसराइल के, उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर्स ज़ख्मियों को जनूबी लबनान से मुसलसल शुमाली इसराइल में और हैफ़ा के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर रहे हैं। इसराइल ने कल रात भी जनूबी बैरूत, जो कि शिया अक्सरियती इलाक़ा है, वहाँ मुसलसल राउंड द क्लॉक बमबारी की और इत्तलात के मुताबिक फास्फोरस बम भी इस्तेमाल किए। और आज दिन में वस्ती बैरूत पे दूसरी बार बमबारी की गई और एक बम तो पार्लियामेंट की इमारत से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर फटा है। एक तिब्बी मरकज़ को भी निशाना बनाया गया, जिसके सबब तिब्बी अमले के 9 अरकान जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हुए हैं। इन हमलों में इसराइल जिन्हें जब से हमले शुरू किए हैं 40 इमदादी और तिब्बी कारकुन जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 24 जो इमदादी रज़ाकार हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा जब से इसराइल ने हमला शुरू किया है, अब जो हलाकतों की तादाद है वो भी आनी शुरू हो गई है। पिछले एक हफ़्ते के दौरान लगभग 2000 लबनानी बाशिंदे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इनमें से 127 बच्चे हैं। 9,500 के लगभग शहरी ज़ख्मी हुए हैं। 12 लाख शहरियों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और इनमें से 1.5 लाख सरहद पार शाम की जानिब नकल मकानी कर गए हैं। उधर गज़ा में चूँकि अब सारा फोकस जो है मीडिया का वो लबनान पे है, तो गज़ा जो है वो मीडिया की प्रायोरिटी से निकल गया है। लेकिन इसराइल की जो मुसलसल कार्रवाई है वहाँ, उसमें कोई वक्फ़ा नहीं आ रहा है। खान यूनिस में एक बार फिर इसराइली टैंक घुसे हैं। नुसैरिया के महाजिर कैंप पे मुसलसल बमबारी हो रही है। आज मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है। उधर ईरान और इसराइल का जो है मुनाक़शा, अगर उस पर निगाह डाली जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टेंशन में है वो खलीजी रियासतें हैं। आज कतर में खलीजी रियासतों और ईरान का एक वज़ारती इजलास हुआ। खलीजी ममालिक ईरान को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो इसराइल के साथ उसके तनाज़े में गैर जानिबदार हैं, क्योंकि खलीजी रियासतों को फ़िक्र ये है कि अगर ये बहरान हाथ से निकलता है तो तेल की सनत और तनसीबात को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। ईरान ने इत्तलात ये हैं कि कतर के ज़रिए अमरीका को पैगाम दिया है कि अब हमारे एक तरफ़ा सब्र और तहम्मुल का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो उसका जवाब गैर रिवायती अंदाज़ में दिया जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि गैर रिवायती अंदाज़, हमारे यहाँ तो नॉन कन्वेंशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नॉन कन्वेंशनल तो न्यूक्लियर, ईरान की तरफ से नॉन कन्वेंशनल जवाब दिया जाएगा, ये खदशा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम अगर अब हमला हुआ तो हम गैर रिवायती अंदाज में जवाब देंगे और इसराइली तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। फ़िलहाल ईरान, उसमें यह भी कहा, मैसेज में कहा गया कि फ़िलहाल ईरान जो है वो इलाक़ाई जंग नहीं चाहता। उसने अब तक महज इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनका जवाब देने तक ख़ुद को महदूद रखा है और हमारा दोबारा इसराइल पे हमले का इरादा नहीं है। लेकिन अपने अंकल बाइडन जो हैं, उन्होंने कल ये कहा था, जिससे एक हल्की सी उम्मीद हुई थी कि शायद डी एस्केलेशन हो जाए। उन्होंने कहा था कि देखें, इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक़ है, वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका ईरान की जौहरी तनसीबात पे किसी हमले को पसंद नहीं करेगा। ये कल उन्होंने कहा। आज बाबा बाइडन जो हैं उन्होंने कहा है कि जो ईरान के तेल की तनसीबात है उनको निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कम से कम आज के दिन वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं देख रहे। ये जुमला भी उन्होंने कहा है। अच्छा, उनके इस बयान के बाद से और तो कुछ नहीं हुआ। जो तेल की आलमी कीमतें हैं उनमें फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गया है और गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने ख़बरदार किया है कि अगर जंग छिड़ती है तो फिर दुनिया तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफ़े के लिए तैयार रहे।
तो ये जो है सूरत हाल। तो आपको याद होगा वसत साहब, जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा शुरू हुआ था तो इंटरनेशनली कितना फ़र्क आ गया था प्राइसेस में, और हमारे जैसे मुल्क जो तेल की कीमतों की वजह से ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमने काफ़ी सफ़र किया उसकी वजह से। हमारे ज़ाहिर कंसर्न एक तो ये है कि ईरान हमारा नेबर है, बट पहला जो झटके हमें आएंगे वो तो ये तेल की वजह से आएंगे, सिर्फ हमें नहीं पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया में ऊपर नीचे प्राइसेस होंगी। अच्छा, वो भी है, इसीलिए मेरा अपना ये ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो ईरान के पास एक बारगेनिंग चिप है वो हैं खलीजी रियासतें, और खलीजी रियासतें जो हैं वो इसराइल के भी करीब हैं और अमेरिका के तो बहुत ही करीब हैं। तो अब जो ईरान कहे ना कहे, खलीजी रियासतें अमेरिका पे प्रेशर डालेंगी कि भाई साहब हमारा क्या होगा। हाँ, हमारा क्या होगा। इसलिए कि जब ईरान ने मिज़ाइलों का हमला किया 2-3 दिन पहले, तो उसके फ़ौरन बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने क्या कहा कि अगर जवाबी हमले के लिए किसी मुल्क ने अपना एयर स्पेस इसराइल को दिया तो वो हमारा दुश्मन है। और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के एक जूनियर अफसर ने यह भी कहा कि किस मुल्क में तेल की कितनी तनसीबात हैं हमें उनका पता है, ये पता है। अच्छा, आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले, अब वो पता नहीं ईरान ने हमला किया था या हुसियों ने हमला किया था, अरामको के जो थे प्लांट्स जी, उन पे 2-3 ड्रोन्स गिरे थे। हाँ। सिर्फ गिरे थे, और एक पाइपलाइन थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी हुई थी, उसकी वजह से 3 दिन तक ऑयल प्रोडक्शन रुक गई थी सऊदी अरब की। तो अब अगर 2 उससे ये हो सकता है, तो अब सोचिए कि 50 टन के अगर 4 मिसाइल गिर जाएं तो क्या होगा। तो ये एक ऐसा चिप है जो कि शायद अमेरिका को मजबूर करे कि वो इसराइल का गिरेबान पीछे से खींच के रखे कि इससे आगे नहीं। और ये कि ये गल्फ स्टेट्स के अलावा कोई वो भी उम्मीद बोलेंगे जी इससे तो पूरा तबाही हो जाएगी। हाँ, हाँ। क्योंकि फिर अगर ईरान आप तक नहीं पहुंच सकता तो और हमारी तबाही हुई तो फिर आपकी भी तबाही हो जाएगी। होगी। तो चलें, आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहीं पे इजाज़त दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी, कल जुमा है जी। आपकी हम कॉल्स लेंगे, हम कम बोलेंगे, आप ज़्यादा बोलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।